दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसमें हम उद्विकासीय सिद्धांत, चक्रीय सिद्धांत और प्रौद्योगिकी निर्णयवादी सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख सिद्धांतों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन का है, आपको बताना है। ऑप्शन है रेखीय सिद्धांत, चक्रीय सिद्धांत, दोनों में से कोई नहीं या उक्त दोनों। तो सही उत्तर है कि सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत उक्त दोनों है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, समाजशास्त्रीय सिद्धांत की प्रकृति के अनुसार सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को तीन भागों में बांटा जा सकता है। एक तो उद्विकासीय सिद्धांत, चक्रीय सिद्धांत और संघर्ष सिद्धांत। उद्विकासीय सिद्धांत को दोस्तों रेखीय सिद्धांत भी कहते हैं। और सामाजिक प्रक्रियाओं के विश्लेषण के लिए प्रकारवादी सिद्धांत जो है यानी फंक्शनल थ्योरी भी एक प्रमुख सिद्धांत है। लेकिन इस सिद्धांत से मात्र इतनी ही जानकारी मिलती है कि समाज के विभिन्न अंग किस प्रकार एक दूसरे से अर्थपूर्ण ढंग से जुड़े हुए हैं। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं का जितना अच्छा विश्लेषण उद्विकासीय, चक्रीय और संघर्ष सिद्धांतों के जरिए होता है, उतना प्रकारवादी सिद्धांतों के माध्यम से नहीं होता। और आप जान लीजिए कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर अपनी उत्तर कुंजी में ए माना था, लेकिन संशोधित उत्तर कुंजी में इसे डी माना है। यानी रेखीय और चक्रीय ये दोनों सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। लेखक और उनके परिवर्तन परिप्रेक्ष्य हैं। देखिए, सोरोकिन चक्रीय सिद्धांत के प्रवर्तकों में है। डेहरेनडार्फ का द्वंद्वात्मक सिद्धांत है। स्पेंसर ने दोस्तों विकासवादी सिद्धांत को मान्यता दी है और दुर्खीम ने संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत को। तो इस तरह से 2, 3, 4 और 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप देखिए 2, 3, 4, 1 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामाजिक परिवर्तन संबंधी किस सिद्धांतकार का विचार दबाव सिद्धांत पर आधारित है। तो सही उत्तर है राल्फ डेहरेनडार्फ। दोस्तों, राल्फ डेहरेनडार्फ का मानना है कि प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था का आधार शक्ति का सोपान क्रम यानी हायरार्की ऑफ पावर होता है। समाज का शक्तिशाली व्यक्ति अपने से कमजोर व्यक्ति को दबाता रहता है और ये लोगों को सामाजिक नियमों और कानूनों में बांधकर समाज में अनुरूपता और एकमतता पैदा करता है। यानी समाज में अनुरूपता और एकमतता स्वाभाविक रूप से पैदा नहीं होती है, बल्कि उत्पीड़न से पैदा किया जाता है। डेहरेनडार्फ का मानना है दोस्तों, शक्ति और सत्ता प्रत्येक समाज की प्रमुख विशेषता है। इसके अभाव में हम किसी भी समाज की कल्पना नहीं कर सकते। ये सामाजिक संरचना के निर्माण की आवश्यक शर्तों में से है, इसलिए इसे सामाजिक व्यवस्था की प्रकार्यात्मक पूर्व शर्तें कहा जाता है। लेकिन सत्ता का बंटवारा समाज के लोगों के बीच समान रूप से कभी नहीं होता। चूंकि हर कोई सत्ता को अधिक से अधिक हथियाना चाहता है, इसलिए समाज में संघर्ष होता है और डेहरेनडार्फ का विचार दबाव या उत्पीड़न का सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन के उद्विकासीय सिद्धांत से नहीं जुड़ा है। ओ स्पेंगलर, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स और ईवी टायलर। तो सही उत्तर है ओ स्पेंगलर। दोस्तों, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स और ईवी टायलर उद्विकासीय सिद्धांत से जुड़े हैं, जबकि ओ स्पेंगलर चक्रीय सिद्धांत से जुड़े हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, सामाजिक परिवर्तन के निम्नलिखित सामाजिक विचारकों में कौन सा विषम है। देखिए, जूलियन स्टीवर्ड, काउंट और के मार्क्स या सोरोकिन। तो दोस्तों, जूलियन स्टीवर्ड और काउंट जो हैं, आगस्ट काउंट, ये सामाजिक परिवर्तन के उद्विकासीय सिद्धांत से संबंधित हैं, जबकि मार्क्स वर्ग संघर्ष के सिद्धांत से और सोरोकिन चक्रीय सिद्धांत से संबंधित हैं। तो विकल्प के 2 उत्तर सही हो जाएंगे। जूलियन स्टीवर्ड और आगस्ट काम्ट ये दोनों ही परिवर्तन के उद्विकासीय सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, इसलिए इस प्रश्न का कोई एक सटीक उत्तर नहीं होगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन का निर्धारणवादी सिद्धांत किस पर बल देता है। तो सही उत्तर है
एक कारक पर। ऑप्शन सी देखिए। दोस्तों, सामाजिक परिवर्तन के अनेक कारक होते हैं। जब सामाजिक परिवर्तन के किसी एक कारक को मानते हुए उसकी व्याख्या की जाती है, तब इसे निर्धारणवादी कारक कहते हैं। और इस कारक के समर्थन में जो सिद्धांत प्रतिपादित किया जाता है, उसे निर्धारणवादी सिद्धांत कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? 2012, 2011, 2013 या 2014? तो सही उत्तर है 2013। दोस्तों, कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम वर्ष 2013 में अस्तित्व में आया और इस अधिनियम के अनुसार यौन उत्पीड़न महिलाओं के समानता के मूल अधिकार हैं, जो कि संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 में दिए गए हैं। इनका उल्लंघन है और ये अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो आप जानते हैं, क्लास कॉन्फ्लिक्ट यानी वर्ग संघर्ष सिद्धांत जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। दोस्तों, कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करते हुए बताया है कि समाज का एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाने की प्रक्रिया के पीछे वर्ग संघर्ष का मुख्य योगदान है और मार्क्स संभवतः विश्व के पहले चिंतक थे जिन्होंने ये प्रमाणित करने का प्रयास किया कि सामाजिक परिवर्तन वर्ग संघर्ष द्वारा संभव है। अगला प्रश्न है, कौन सा उपागम ये मानता है कि समाज निरंतर परिवर्तन की स्थिति में है जिसमें संघर्ष एक अस्थायी गुण है? तो सही उत्तर है संघर्ष उपागम। दोस्तों, कॉन्फ्लिक्ट उपागम या अप्रोच ये मानता है कि समाज निरंतर परिवर्तन की स्थिति है जिसमें संघर्ष एक अस्थायी गुण है। अगला प्रश्न है, आप देखिए, कौन सा चिंतक समूह संघर्ष सिद्धांतकारों का है? मार्क्स, रेजेनहोफर और डेहरेनडार्फ? तो आप देख लीजिए, ऑप्शन ए मार्क्स, रेजेनहोफर और डेहरेनडार्फ, ये जो ग्रुप है विचारकों का, ये संघर्ष सिद्धांतकार हैं और शेष जो विकल्प हैं उनमें से सभी जो हैं वो संघर्ष सिद्धांतकार नहीं हैं। सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों में जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है उद्विकासीय सिद्धांत। आइए अब इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से वर्धमान जटिलता के अनुसार सही क्रम बताइए, यानी बढ़ती हुई जटिलता। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा, पहले आखेट था, फिर चारागाही संस्कृति आई, फिर कृषिक, औद्योगिक और उत्तर औद्योगिक समाज। तो ये दोस्तों, ये बढ़ते हुए क्रम में जटिलता के अनुसार समाज का सही क्रम है। आप जान लीजिए कि बढ़ी हुई जटिलता के अनुसार समाजों के विकास का सही क्रम, सबसे पहले आखेट आया, फिर चारागाही, कृषिक, औद्योगिक और उत्तर औद्योगिक समाज। और समाज के उपर्युक्त क्रमिक परिवर्तन के 4 मुख्य स्रोत हैं: खोज, आविष्कार, प्रसार और आंतरिक विभेदीकरण। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित विचारकों का कौन सा समूह सामाजिक परिवर्तन के रैखिक सिद्धांत से संबंधित है? तो अगर जो हम रैखिक सिद्धांत की बात करेंगे तो उद्विकासीय सिद्धांत को भली भांति स्पष्ट करने के लिए रैखिक और बहुरैखिक सिद्धांत में विभाजित किया जाता है। रैखिक सिद्धांत के समर्थकों में ऑगस्ट काम्ट, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, एल.एच. मॉर्गन, एल.टी. हॉबहाउस आदि हैं। एंथोनी गिडेंस ने बताया कि 19वीं सदी के सभी उद्विकासीय सिद्धांत के समर्थक उद्विकास के एक रेखीय सिद्धांत में विश्वास करते थे और समाजशास्त्री आगबर्न ने अपनी रचना में उद्विकास को एक बहुरेखीय प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया है। जूलियन स्टीवर्ड बहुरेखीय सिद्धांत को उद्विकास को एक वास्तविकता के साथ साथ एक पद्धति भी मानते हैं। उनका मानना है कि भिन्न भिन्न समाजों में विकास का क्रम भिन्न भिन्न रहा है। लेस्ली व्हाइट ने भी संस्कृति के अलग अलग पक्षों की चर्चा की है। उनके अनुसार संस्कृति के विचारधारात्मक, सामाजिक, प्रौद्योगिकी और भावात्मक पक्षों में एक ही रफ्तार और अनुपात परिवर्तन नहीं होते हैं। बहुरैखिक सिद्धांत के प्रणेताओं की श्रेणी में गार्डन चाइल्ड, लेस्ली व्हाइट, जे.एच. स्टीवर्ड, विलियम एफ. आगबर्न हैं और इन लोगों को बहुधा नव उद्विकासवादी या न्यू इवोल्यूनिस्ट कहा जाता है। आज बहुरेखिक उद्विकास के सिद्धांत के प्रमुख समर्थकों में अल्काट पार्सन्स का नाम सबसे आगे है, इसलिए इसमें विकल्प में कोई उत्तर सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन विचारकों का समूह सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत से संबंधित है? देखिए,
निम्नलिखित में से किन विचारकों का समूह सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत से संबंधित है? तो यह है काम्ट, स्पेंसर और मार्क्स। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक रेखीय विकासवादियों के अनुसार परिवार का विकास हर जगह विभिन्न चरणों में हुआ है। कौन सा क्रमिक विकास का विकल्प सही है? तो देखिए, स्वच्छंद संभोग, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह और अब जो वर्तमान में है एक पत्नी विवाह, ये परिवार के विकास का जो सही क्रम है। बैकोफन ने परिवार के उद्विकासी अव्यवस्था में निम्न चरणों का उल्लेख किया है। एक तो परिवार की प्राथमिक अवस्था, इस अवस्था में यौन संबंधों के नियम अत्यंत ढीले ढाले थे। ये स्थिति स्वच्छंद संभोग जैसी थी। जबकि परिवार की दूसरी अवस्था में कन्या वध की प्रथा के कारण लड़कियों की संख्या कम हो जाने से बहुपति प्रथा का विकास हुआ। और तीसरी अवस्था शिकारी और पशुपालन अवस्था से जैसे ही समाज कृषि अवस्था में आया तो सदस्यों की ज़्यादा जरूरत पड़ने लगी। फलस्वरूप कन्या का वध बंद हो गया, जिससे ज़्यादा महिलाएं हो गईं और बहुपत्नी प्रथा का विकास हुआ। और परिवार की चौथी अवस्था जो है ये विकसित अवस्था है, जिसमें बहुपति और बहुपत्नी प्रथा को छोड़कर एक विवाही प्रथा का प्रचलन हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव समाज के विकास की तीन अवस्थाओं जंगलीपन, बर्बरता और सभ्यता को किसने चिन्हांकित किया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है L.H. मार्गन। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। L.H. मार्गन, आप देख लीजिए कि तीन अवस्थाओं का जो विभाजन है, एक तो जंगलीपन, दूसरा बर्बरता और तीसरा सभ्यता, ये देखिए L.H. मार्गन के द्वारा इसका विभाजन किया गया है। और आप देख लीजिए दोस्तों, ये एक अमेरिकी मानवशास्त्री हैं L.H. मार्गन। इनका कहना है कि सामाजिक सांस्कृतिक उद्विकास के तीन प्रमुख स्तर होते हैं, अरण्य या जंगली स्तर, बर्बर स्तर और सभ्य स्तर। पहले दो स्तरों को उन्होंने पुनः तीन उप स्तरों में बांटा है। वे हैं प्राचीनतम या निम्न, मध्य और उच्च स्तर। और इन उपस्तरों के साथ उन्होंने विशेष आर्थिक गतिविधियों, उपकरणों, सामाजिक संगठनों आदि को भी शामिल किया है। उनकी पुस्तक है एंशिएंट सोसाइटी 1872। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने लक्षित किया है कि मानव समाज तीन चरणों जैसे जंगलीपन, बर्बरपन और सभ्यपन से होकर गुजरा है? तो ये हैं मार्गन। और अगला प्रश्न है, संस्कृति के विकास के तीन अवस्थाएं अरण्य अवस्था, बर्बर अवस्था और सभ्य अवस्था किस विद्वान ने बताई है? तो आप जानते हैं, ये हैं L.H. मार्गन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मानता है कि समाज अपनी उत्थानावस्था में संस्कृति तथा पतनावस्था में सभ्यता होता है? तो सही उत्तर है ओसवाल्ड स्पेंगलर। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, स्पेंगलर ने 8 विभिन्न सभ्यताओं का उद्विकासीय विश्लेषण प्रस्तुत किया है, जो उनके वैयक्तिक विचारों से काफ़ी प्रभावित हैं। उनका कहना है कि निराशावादी चिंतन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है उनके अनुसार, और उन्होंने विकास के चरण को संस्कृति और पतन की स्थिति को सभ्यता कहा है। स्पेंगलर ने बताया है कि किसी संस्कृति का जीवन लगभग 1000 वर्ष का होता है, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति का उदय लगभग 900 ईस्वी के आसपास हुआ था। इसलिए उनका मानना है कि पाश्चात्य संस्कृति अब पतन के कगार पर है। अब आइए देखते हैं उद्विकासीय के बाद चक्रीय सिद्धांत को। पहला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, पैरेटो और सोरोकिन दो महत्वपूर्ण विचारक हैं। पैरेटो और सोरोकिन से सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत संबंधित है। और आप जान लीजिए, चक्रीय सिद्धांत या सर्कुलर थियरी में इसके समर्थक प्रकृति में सदा से होने वाले चक्रीय परिवर्तन से प्रभावित रहे हैं। उनके अनुसार सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया भी साइक्लिकल होती है। और 19वीं और 20वीं शताब्दी के विद्वानों ने इस बात की पुष्टि की है कि समाज और संस्कृति एक सर्पिल गति से घूमती रहती है। एक विचारक हैं जियोवानी विको, पैरेटो, स्पेंगलर, सोरोकिन, टॉयनबी ने प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के अध्ययनों के आधार पर स्पष्ट किया कि समाज में परिवर्तन का क्रम सदा चक्रीय होता है। उनके अनुसार हर सभ्यता का जन्म होता है, वो विकसित होती है, अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है और वहां से पतनोन्मुख होती हुई अंततः समाप्त हो जाती है। परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का मूल आधार ये है कि सामाजिक परिवर्तन जहाँ से प्रारंभ होता है, अंत में वहीं पहुंचकर समाप्त हो जाता है, और ये स्थिति चक्र की तरह होने के बाद भी बार बार दोहराई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विचारकों में से आप देखिए
निम्नलिखित विचारकों में से कौन सा समूह परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है? तो आप जानते हैं पैरेटो, स्पेंगलर और टॉयनबी। अगला प्रश्न है दोस्तों, इस सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य को क्या कहते हैं जो इस बात पर बल देता है कि समाज कुछ ज्ञात अवस्थाओं से होकर एकाधिक बार अथवा बारंबार गुजरता है? तो आप जानते हैं ये चक्रीय उद्विकास की अवस्था है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन अभिजात वर्ग के परिभ्रमण सिद्धांत से संबंधित हैं? तो ये प्रश्न देखिए समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान में अभिजनवादी सिद्धांत उस चैप्टर के लिए महत्वपूर्ण है और सही उत्तर हो जाएगा विल्फ्रेडो पैरेटो। तो अभिजात वर्ग के संचरण या परिभ्रमण का सिद्धांत। और आप इसको विस्तार में देखेंगे कि सामाजिक परिवर्तन के संबंध में विल्फ्रेडो पैरेटो ने अभिजन की परिभाषा जो अवधारणा दी है वो कहता है कि प्रत्येक काल और समाज में सामान्यतः दो प्रमुख वर्ग देखे जा सकते हैं, एक उच्च वर्ग जिसको अभिजन कहते हैं और दूसरा निम्न वर्ग जिसे अभिजनेतर कहते हैं। उच्च वर्ग के लोगों के हाथों में शक्ति और सत्ता होती है, वे प्रायः समाज के शासक होते हैं। पैरेटो ने इसी विशिष्ट वर्ग को उच्च वर्ग को अभिजन या अभिजात वर्ग कहा है। यह वर्ग अस्थायी नहीं होता बल्कि इसके अंतर्गत निरंतर ऊपर नीचे आने जाने का क्रम चलता रहता है। निम्न वर्ग यानी अभिजनेतर वर्ग अभिजन वर्ग का स्थान ग्रहण करने में सदा लगा रहता है। परिणामस्वरूप जो वर्ग आज अभिजात है वो अपनी असफलताओं के कारण गुणों को खोकर निम्न वर्ग में आ जाते हैं। उनका स्थान भरने के लिए निम्न वर्ग के बुद्धिमान, चतुर, कुशल और समर्थ व्यक्ति आते हैं। अभिजात वर्ग की इस चक्रीय प्रक्रिया को ही पैरेटो ने अभिजनों का संचरण या सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स कहा है। इस परिभ्रमण की गति तथा तीव्रता प्रत्येक समाज में एक जैसी नहीं होती, लेकिन ये प्रक्रिया सभी समाजों में होती अवश्य है। पैरेटो की तरह उनके कुछ समकालीन विद्वान जैसे गिटानो मोस्का और आर मिचेल्स ने भी एलीट शब्द का प्रयोग किया है, पर इन लोगों ने इस शब्द का प्रयोग विशिष्ट वर्ग या कुलीन तंत्र के रूप में किया है। पैरेटो ने एलीट शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया है, बृहत्तर और संकीर्ण अर्थ में। बृहत्तर अर्थ में विशिष्ट वर्ग समाज के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो किसी भी व्यक्ति किसी क्षेत्र और देखिए किसी समाज के सबसे आगे हैं, उसे पैरेटो ने संभ्रांत वर्ग कहा है, जैसे कुशल या विख्यात लेखक, कलाकार, डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, वैज्ञानिक आदि। और संकीर्ण अर्थ में विशिष्ट वर्ग से पैरेटो का तात्पर्य शासी या शासक विशिष्ट वर्ग से है जो एलिट का एक प्रकार है। मोटे तौर पर संभ्रांत वर्ग को उसने दो भागों में बांटा है, एक तो शासक संभ्रांत वर्ग और एक गैर शासक संभ्रांत वर्ग। पैरेटो के अनुसार जो एलीट की अवधारणा की तुलना मार्क्स के प्रभुत्व या शासक वर्ग से की जा सकती है और पैरेटो ने शेर और लोमड़ी की अवधारणा को मैकियावेली से लिया है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में अभिजात वर्ग के परिभ्रमण सिद्धांत को किसने विकसित किया है? तो ये हैं विल्फ्रेडो पैरेटो। अभिजात वर्ग के संचरण या परिभ्रमण का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? विल्फ्रेडो पैरेटो ने। अगला प्रश्न है अभिजातों के परिभ्रमण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? तो आप जानते हैं पैरेटो ने। अगला प्रश्न है इतिहास कुलीन तंत्रों की कब्रगाह है, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है विल्फ्रेडो पैरेटो की। दोस्तों विल्फ्रेडो पैरेटो का मानना है कि लोगों का जो शासी संभ्रांत वर्ग है जिसको गवर्निंग एलिट कहते हैं, यहाँ से गैर शासी संभ्रांत वर्ग और गैर शासी संभ्रांत वर्ग से शासी संभ्रांत वर्ग में जाना एक अवश्यंभावी क्रिया है और परिभ्रमण या सर्कुलेशन की गति और मात्रा हर समाज में अलग अलग समय में अलग अलग पाई जाती है, लेकिन परिभ्रमण एक ऐतिहासिक यथार्थ है। इसलिए तो पैरेटो ने अपनी पुस्तक माइंड एंड सोसाइटी में कहा है हिस्ट्री इज ग्रेवयार्ड ऑफ एरिस्टोक्रेसीज, यानी इतिहास कुलीन तंत्रों की कब्रगाह है। अगला प्रश्न है दोस्तों रेंटियर वर्ग या रेंटियर क्लास की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी? तो सही उत्तर है पैरेटो ने। दोस्तों आर्थिक क्षेत्र में लोमड़ी और शेर संभ्रांत वर्ग में पाए जाते हैं। पैरेटो ने शेर को निश्चित आय वाला व्यक्ति रेंटियर माना है क्योंकि वे लोग संपत्ति बढ़ाने के लिए कोई जोखिम नहीं लेना चाहते और एक निश्चित आय के आधार पर वे चैन की जिंदगी जीना चाहते हैं। दूसरी तरफ लोमड़ी या फॉक्सेज को सटोरिया या स्पेकुलेटर्स कहा गया है। वे लोग अपने आप को बड़े बड़े उद्योगों में लगाते हैं, अधिक से अधिक आमदनी के लिए कोई भी अनैतिक काम करने को तत्पर रहते हैं, बहुत सारे जोखिम उठाकर वे आगे बढ़ना चाहते हैं। पर यहाँ भी जब प्रथम और द्वितीय प्रेरक कारकों का चढ़ाव उतराव होता है तो चक्रीय प्रवाह शुरू हो जाता है।
अगला प्रश्न है, पैरेटो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन लोमड़ी किस्म के अभिजन का उदाहरण है? तो सही उत्तर है, पैरेटो के अनुसार राजनैतिक लोकतंत्र जो है वो लोमड़ी किस्म के अभिजन का उदाहरण है। पैरेटो ने अपने परिभ्रमण सिद्धांत का विश्लेषण शासक वर्ग और गैर शासक वर्ग के रूप में किया है और इसे किनलॉक ने भी स्वीकार करते हुए बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है कि परिभ्रमण हमेशा लायन एलिट्स और फॉक्स एलिट्स के बीच होता है। पैरेटो ने बताया है दोस्तों कि संभ्रांत वर्ग को व्यक्तिगत गुणों के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है, शेर और लोमड़ी। पैरेटो ने शेर और लोमड़ी की अवधारणा को मैकियावेली से लिया है और पैरेटो के अनुसार दोस्तों लोमड़ी के में प्रथम श्रेणी के प्रेरक या संयोजन के विशिष्ट चालक जो होते हैं उनकी प्रधानता होती है। जिन लोगों में वैसे प्रेरकों की प्रधानता होती है वे लोग योजना बनाने, जोड़ तोड़ करने में काफ़ी निपुण होते हैं। वे लोग समाज में परिवर्तन, परीक्षण और नवीन प्रक्रिया शुरू करने का गुण रखते हैं। वैसे लोग कभी वफादार नहीं हो सकते। वे लोग समझा बुझाकर या झूठे वादे और धोखाधड़ी के सहारे शासन करने की कोशिश करते हैं। वे लोग काफ़ी घूसखोर भी होते हैं और बहुत सारे भारतीय नेताओं को उसी श्रेणी में रखा जा सकता है। ये राजनैतिक लोकतंत्र का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसने अपने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में शेर और लोमड़ी पदों का प्रयोग किया है? तो ये है इटालियन विचारक विल्फ्रेडो परेटो। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन में अवशिष्ट और विशिष्ट चालक की अवधारणाएं किसने प्रस्तुत की हैं? तो विल्फ्रेडो परेटो ने। दोस्तों विल्फ्रेडो परेटो ने अवशिष्ट और विशिष्ट चालक की अवधारणा प्रस्तुत किया है। सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करने में मानव के अतार्किक और अबुद्धिसंगत व्यवहारों को प्रेरित करने वाली भावनाओं और उद्योगों को पैरेटो ने अवशिष्ट चालक की संज्ञा दी है। मानव व्यवहार के जिस पक्ष की व्याख्या पैरेटो ने चालकों के आधार पर की है उसमें आधुनिक समाजशास्त्री इसकी व्याख्या के लिए मूल्य और सामाजिक मानदंडों का प्रयोग करते हैं। पैरेटो के अनुसार ये अवशिष्ट चालक मानव के व्यवहार को संचालित और नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं और विशिष्ट चालक या भ्रांत तर्क जो हैं इनकी अवधारणा का प्रयोग क्रियाओं के ऐसे व्यापक समूह के लिए किया जाता है जिसके द्वारा व्यक्ति व्यवहार की तार्किकता या औचित्यता के संबंध में स्वयं अपने और अपने साथियों को समझाने या विश्वास दिलाने का प्रयत्न करता है। इन तर्कों को भ्रांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सामान्य मत के विपरीत अतर्कसंगत और अप्रयोग सिद्ध आधारों पर आधारित होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशिष्ट चालकों में कौन सी विशेषता नहीं है? तो दोस्तों विशिष्ट चालकों में तार्किक तत्व होते हैं, ये जो है ये विशेषता विशिष्ट चालकों की नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं पैरेटो का मानना है कि विशिष्ट चालक मनुष्य के भावों और सहज प्रवृत्ति का प्रकटीकरण है, इसलिए ये मानव के अतार्किक और अबुद्धिसंगत व्यवहारों को जो है प्रेरित करने वाली भावनाएं हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, सामाजिक परिवर्तन का सीमा सिद्धांत या लिमिट्स थ्योरी किसने दिया है? तो उत्तर है सोरोकिन। दोस्तों सोरोकिन के अनुसार जब एक सांस्कृतिक व्यवस्था अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो उसे अपनी गति को उल्टी दिशा में मोड़ना पड़ता है। भले ही कोई व्यवस्था कितनी अच्छी या बुरी न हो, उसके विकसित होने की एक सीमा होती है। सोरोकिन का यह विचार सीमाओं का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है और उनके अनुसार सामाजिक परिवर्तन एक ऐसी प्रक्रिया है जो दो सांस्कृतिक व्यवस्थाओं जैसे इंद्रियपरक और आदर्शात्मक संस्कृति के बीच व्यक्त होती है। और आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर सोरोकिन ने समाज की संस्कृति को तीन भागों में बांटा है, आदर्शवादी, आदर्शात्मक और इंद्रियपरक। इंद्रियपरक या सिंसनेट कल्चर जो होता है ये अनुभव आश्रित सत्य से इसका संबंध होता है और इस अवस्था में ज्ञान इंद्रियों द्वारा होता है। मानव का ध्यान भौतिक मूर्त और स्थूल वस्तुओं पर अधिक केंद्रित होता है और ये संस्कृति वैज्ञानिक विकास की ओर अधिक अग्रसर करती है। और इसके अलावा सोरोकिन कहते हैं ईट ड्रिंक एंड बी मैरी फॉर टुमारो यू मे डाई। सोरोकिन के अनुसार पश्चिमी समाज इंद्रियपरक संस्कृति के दौर से गुजर रहा है। वर्तमान भारतीय संस्कृति भी इसी रास्ते पर तेजी से अग्रसर है। देखिए आइडिनेशनल कल्चर या आदर्शात्मक संस्कृति का संबंध आत्मा, मस्तिष्क और आध्यात्मिक विचार या भावना से है। इसमें भौतिक सत्य की जगह परम सत्य की बात की जाती है और इसमें भौतिकवादी विचारों की जगह अभौतिकवादी विचारों को अधिक स्वीकारा जाता है।
अच्छे बुरे की पहचान आध्यात्मिक स्तर पर की जाती है और इसमें आत्मत्याग, भक्ति, शांति जैसी भावनाओं को अधिक महत्व दिया जाता है। समाज में नैतिकता की उपयोगिता और सुखवाद का महत्व घट जाता है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, सामाजिक जीवन के क्षेत्र में जैसे राजनीति, आर्थिक न्याय आदि में धार्मिक मूल्यों की प्रधानता देखने को मिलती है। प्राचीन और मध्यकालीन भारत और मध्यकालीन यूरोप आदर्शात्मक संस्कृति के उदाहरण हैं। आदर्शवादी संस्कृति क्या है? तो ये इंद्रिय परक संस्कृति और आदर्शात्मक संस्कृति जो है, दोनों के तत्व इसमें आदर्शवादी संस्कृति में पाए जाते हैं। जब समाज की संस्कृति इंद्रिय परक से आदर्शात्मक या आदर्शात्मक से इंद्रिय परक संस्कृति की ओर परिवर्तित होती है, तो कुछ के लिए आदर्शवादी संस्कृति की स्थिति आती है। सोरोकिन कहते हैं कि ऐसी स्थिति तब विशेष रूप से उत्पन्न होती है जब आदर्शात्मक संस्कृति चेतनात्मक संस्कृति में बदलती है और ऐसी संस्कृति में भौतिक और आध्यात्मिक तत्वों का अच्छा समन्वय देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा, सामाजिक परिवर्तन के सीमा सिद्धांत या लिमिट थियरी का प्रतिपादन सोरोकिन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन का सीमा सिद्धांत किसने दिया है? तो सोरोकिन ने दिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन की सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? ये हैं सोरोकिन। सोरोकिन की पुस्तक है दोस्तों सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स। इसमें सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या की गई है। उन्होंने मानव इतिहास के 3000 वर्षों का अध्ययन करके परिवर्तनों का विश्लेषण किया है। उनके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत कहते हैं। सोरोकिन ने समाज की संस्कृति को 3 भागों विचारात्मक या भावनात्मक संस्कृति, चेतनात्मक या इंद्रिय परक संस्कृति और आदर्शात्मक संस्कृति में बांटा है। आदर्शात्मक अवस्था जो है चेतनात्मक और भावनात्मक का मिश्रण है। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जान लेते हैं कि एक सांस्कृतिक व्यवस्था से दूसरी सांस्कृतिक व्यवस्था में परिवर्तन निश्चित लेकिन अनियमित ढंग से होता है और ये जरूरी नहीं कि सांस्कृतिक व्यवस्था में परिवर्तन हमेशा एक ही दिशा में हो। सोरोकिन ने ये प्रश्न कि संस्कृति या आदर्शात्मक से इंद्रिय परक संस्कृति में परिवर्तन के क्या कारण हैं, तो वो कहते हैं अंतर्भूत परिवर्तन सिद्धांत में परिवर्तन का कारण प्रकृति में क्रियाशील आंतरिक शक्ति को माना है। और सोरोकिन का मानना है कि इंद्रिय परक संस्कृति और आदर्शात्मक संस्कृति सांस्कृतिक व्यवस्था के 2 ध्रुव हैं और हर सांस्कृतिक व्यवस्था उपव्यवस्थाओं का एक संकलन होती है जिसके अंतर्गत उसके विशिष्ट तत्व और विशिष्ट लक्षण समाविष्ट होते हैं। इनकी उपव्यवस्थाओं के एक साथ मिलने पर एक उच्चतर व्यवस्था का जन्म होता है और ये व्यवस्था इंद्रिय परक या आदर्शात्मक हो सकती है। अगला प्रश्न है, किसने अपने सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन में चेतनात्मक, आदर्शात्मक और भावनात्मक पदों का प्रयोग किया है? तो ये हैं सोरोकिन। अगला प्रश्न है, किस समाजवादी ने भावनात्मक और चेतनात्मक पदों का प्रयोग सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की व्याख्या करने के लिए किया है? तो P.A. सोरोकिन ने दोस्तों। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संस्कृति को इंद्रिय परक, विचारात्मक और आदर्शात्मक रूपों में किसने वर्गीकृत किया है? तो P.A. सोरोकिन ने। अगला प्रश्न है, पिट्रिम सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में संस्कृति को वर्गीकृत किया है किस रूपों में? चेतनात्मक, भावनात्मक और आदर्शात्मक। यानी 1, 2, 3 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन में संस्कृति को 3 रूप चेतनात्मक, भावनात्मक और आदर्शात्मक में विभाजन किया है। अगला प्रश्न है, सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करते हुए निम्नलिखित में से किस दशा का उल्लेख नहीं किया है? चेतनात्मक संस्कृति, विचारात्मक संस्कृति, विचारधाराई संस्कृति या आदर्शात्मक संस्कृति। तो विचारधाराई संस्कृति का उल्लेख अपने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में संस्कृति विश्लेषण में सोरोकिन द्वारा नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, चेतनात्मक संस्कृति की अवधारणा किसने दी है? तो सही उत्तर है P. सोरोकिन यानी पिट्रिम सोरोकिन ने। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसने सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन में चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत अर्नाल्ड बी टॉयनबी ने प्रस्तुत किया है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, चुनौती और प्रत्युत्तर के सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के समर्थन करने वाले में अर्नाल्ड जे टॉयनबी ने दुनिया की 21 प्रमुख सभ्यताओं का वर्णन किया और इसका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक स्टडी ऑफ हिस्ट्री में किया है।
उनका चक्रीय सिद्धांत चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत पर आधारित है और किसी भी सभ्यता को चुनौती दो क्षेत्रों में मिलती है, भौगोलिक परिस्थिति और सामाजिक परिस्थिति। दोस्तों, एक विचारक हैं ओसवाल्ड स्पेंगलर ने अपनी पुस्तक द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट में बताया है कि किसी भी संस्कृति का विकास चक्रीय रीति से होता है। उनका ये सिद्धांत दुनिया की 8 प्रमुख संस्कृतियों के अध्ययन पर आधारित है। जिन संस्कृतियों का उन्होंने अध्ययन किया है, मिस्र, मेसोपोटामियन, हिंदू, चाइनीज, क्लासिकल, अरेबियन और माया तथा वेस्टर्न। और उन्होंने रूसी संस्कृति का भी अलग से जिक्र किया है, पर अन्य संस्कृतियों की तरह उसका कोई विस्तार से विश्लेषण प्रस्तुत नहीं किया है। स्पेंगलर का मानना है कि जैसे व्यक्तियों के जीवन में उत्थान और पतन होता है, वैसे ही संस्कृति का भी उत्थान पतन होता है। व्यक्ति का जीवन चक्र बचपन, युवा, परिपक्वता और बुढ़ापा के चरणों से गुजरता है। संस्कृति भी ठीक उसी तरह से 4 चरणों से होकर गुजर जाती है, समाप्त हो जाती है। संस्कृति के चक्रीय विकास के इस नियम को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने इसकी तुलना 4 ऋतुओं से की है, वसंत, पतझड़, सर्दी और गर्मी। दोस्तों, बहुत सारे समाजशास्त्रियों का मानना है कि स्पेंगलर का ये सिद्धांत कतई मौलिक सिद्धांत नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये सिद्धांत डैनी लेवेस्की की पुस्तक रशिया एंड यूरोप से चुराया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से टॉयनबी ने सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन में चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत दिया है। चुनौती और प्रत्युत्तर के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो आप जानते हैं, अर्नाल्ड जे टॉयनबी के द्वारा। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किसने विश्व की 8 संस्कृतियों के अध्ययन के आधार पर सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत दिया है? तो सही उत्तर है ओ स्पेंगलर, ऑप्शन सी। स्पेंगलर ने दोस्तों दुनिया की 8 संस्कृतियों के आधार पर इजिप्ट, मेसोपोटामियन, हिंदू, चाइनीज, क्लासिकल, अरेबियन, माया और वेस्टर्न संस्कृतियों के अध्ययन के आधार पर सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अब आइए देखते हैं दोस्तों प्रौद्योगिकी निर्णयवादी सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि वेबलेन ने अपने सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत में किस एक अवधारणा का प्रयोग नहीं किया है? ऑप्शन है कार्य करने के मूलभूत संवेग, प्रौद्योगिकी प्रविधियां, उत्पादन की पद्धतियां या आदत और विचारधारा। तो सही उत्तर है उत्पादन की पद्धति। दोस्तों, वेबलेन का मानना है कि कार्य करने की प्रवृत्तियां हैं जो विभिन्न प्रविधियों का निर्धारण करती हैं, यानी जो इंस्टिंक्ट ऑफ वर्कमैनशिप है, यही टेक्निक का निर्धारण करती हैं जिनसे कोई भी व्यक्ति जीविकोपार्जन करता है। इन्हीं प्रौद्योगिकी की प्रविधियों के कारण भौतिक पर्यावरण प्रभावित होता है। जिस प्रकार का भौतिक पर्यावरण होगा, उसी प्रकार की मनुष्य की आदतों का निर्माण हो जाता है। उसके विचार उसी के अनुरूप बन जाते हैं। जैसे जैसे नई नई प्रविधियां आती हैं, वैसे वैसे नए नए विचार भी व्यक्तियों में घर कर जाते हैं और इस प्रकार विचारों में परिवर्तन के फलस्वरूप सामाजिक संबंधों में परिवर्तन आता है, जिससे समाज परिवर्तित होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वेबलेन ने सामाजिक परिवर्तन के निर्णायकवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उनके सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर है प्रौद्योगिकी निर्णयवादी सिद्धांत। जो वेबलेन का सिद्धांत है वो निर्णायकवादी सिद्धांत है, जिसको प्रौद्योगिकी निर्णयवादी सिद्धांत कहते हैं। और आप जान लीजिए, मार्गन की तरह वेबलेन ने बताया है कि सामाजिक परिवर्तन का मुख्य स्रोत नई प्रौद्योगिकी का विकास है। हर समाज की संस्कृति का स्वरूप उस समाज के अंतर्गत पाए जाने वाले प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है और उन्होंने बताया है कि प्रौद्योगिकी और सामाजिक संस्थाओं के बीच हमेशा संघर्ष चलता रहता है। वेबलेन का कहना है कि आविष्कार हमारी ज़रूरतों की उपज है, यानी इन्वेंशन इज द मदर ऑफ नेसेसिटी, और संस्थाएं और सामाजिक परंपराओं का आधार समाज में पाई जाने वाली प्रौद्योगिकी होती है। समाज की ज़रूरतों के मुताबिक नई प्रौद्योगिकी का जन्म होता है और नई प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए नई किस्म की योग्यता, आदतों और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। कोजर एक विचारक हैं। कोजर ने बताया है दोस्तों, आप देख लीजिए कि कोजर का कहना है कि वेबलेन का ये सिद्धांत इतिहास का प्रौद्योगिकी विश्लेषण है, जिसमें प्रौद्योगिकी और संस्थागत विकास के बीच पिछड़ापन का सिद्धांत स्थापित किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रौद्योगिक निर्धारण को उत्तरदायी माना है? तो सही उत्तर है यहाँ पर टी वेबलेन ने। दोस्तों, टी वेबलेन ने सामाजिक परिवर्तन का
प्रौद्योगिकी निर्णायकवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया है और उन्होंने सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रौद्योगिकी निर्धारक को उत्तरदायी माना है। अगला प्रश्न और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है, शिल्प कारीगरी की मूल वृत्ति या मूल प्रवृत्ति तथा लाभ में किसने अंतर किया है? ऑप्शन है पी सोरोकिन, एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स या टी वेवलेन। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, टी वेवलेन। दोस्तों आप देख सकते हैं कि शिल्प कारीगरी की मूल प्रवृत्ति और लाभ में टी वेवलेन ने अंतर किया है और शिल्प या कारीगरी की मूल प्रवृत्ति तथा लाभ की प्रेरणा जो है वो टी वेवलेन ने इसमें अंतर किया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख सिद्धांत। इसमें हमने उद्विकासीय सिद्धांत या रेखीय सिद्धांत, चक्रीय सिद्धांत और टी वेवलेन द्वारा प्रतिपादित प्रौद्योगिकी निर्णयवादी सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया है। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं। आगे की वीडियो में हम हिंदू सामाजिक संगठनों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको कवर करेंगे। चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।